हेलो नमस्कार मित्रों, सो आई एम हियर कम बैक आफ्टर अ लिटिल लॉन्ग टाइम। कुछ समय से वीडियो नहीं बन पाई है, 4-5 दिन से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी कम समय में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो आई एम हियर लुकिंग फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू, धन्यवाद। अपने कर कमलों के द्वारा चैनल को फॉलो करना ना भूलें। और डिले नाउ रिग्रेट लेटर, अगर आपने अभी देरी करी तो बाद में आपको वही देरी पछतावे के रूप में मिलेगी। इसलिए पढ़ाई करने और सब्सक्राइब करने में देरी ना करें कृपया। ठीक है। बहुत भाषण हो गया, अब आगे शुरू करते हैं फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि 2026 में दलाई लामा जी ने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है। ठीक है, म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि किस श्रेणी में जीता है इन्होंने। तो इन्होंने जीता है, ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी, बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग में। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि दलाई लामा जी ने 90 साल की उम्र में अपना कौन सा अवार्ड जीता है, ग्रैमी, ऑस्कर, फला फला फला, 4-5 ऑप्शन देंगे, उसमें से पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा अवार्ड जीता है इन्होंने। ग्रैमी अवार्ड, जो कि म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। हियर यू कैन सी द न्यूज। ग्रैमी अवार्ड 2026, दलाई लामा just won his first Grammy Award for Best Audio Book and Narration and Storytelling Recording। ठीक है, ये हैं अपने दलाई लामा जी, जो कि तिब्बत के हैं और एज अ रिफ्यूजी इंडिया में रह रहे हैं। चाइना से पंगा है इनका। पे हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। 90 वर्ष की उम्र में दलाई लामा जी ने अपना, अब इनको किस बुक के लिए दिया गया है, बुक का नाम है मेडिटेशंस रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। अब इस बुक का नाम आपको याद रखना है। इसमें एक्चुअली दलाई लामा नाम है दिया गया, तो आप पहचान सकते हो। ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन में तो बड़ा मुश्किल है बना के दे। सीधे सीधे यही पूछेगा कि किस श्रेणी में दिया गया है, स्टोरी टेलिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग में दिया गया है। और ये पूछ सकता है कि जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था कि दलाई लामा जी को कौन सा अवार्ड मिला है, तो अवार्ड के नाम अलग अलग दे देगा, उसमें आपको पहचानना होगा ग्रैमी अवार्ड। ये क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना रहेगी। किस नंबर का ग्रैमी अवार्ड था ये? तो ये है 68, 68वें नंबर का। ठीक है, याद रखिए इनको। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। पोंग झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है। तो ये तो अभी यहाँ पे मैंने जिला बना के क्वेश्चन बनाया है। अब क्वेश्चन सीधे आ सकता है कि पोंग झील किस प्रदेश की है। तो ये याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की है पोंग झील। ये अभी चर्चा में है, न्यूज़ में है। अभी मैं बताऊंगा क्यों न्यूज़ में है। तो पहले समझते हैं किस हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो ये है कांगड़ा जिले में। ठीक है। अब यहाँ पे देख लें आप कि ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड एक बनाया गया है माइग्रेटरी पक्षियों के द्वारा। जो मेहमान पक्षी होते हैं बेचारे दूसरे देश के, जो अपने आप को एक प्लीजेंट वेदर की खोज में इंडिया में आते हैं। तो यहाँ पे कितने, लगभग 1.5 लाख पक्षी जो है माइग्रेटरी बर्ड्स आए हैं पोंग झील में। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। कितने पक्षी आए हैं, यहाँ पे आप देख लो, रिकॉर्ड बना है लगभग 1,53,000 माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फटाफट पोंग लेक से रिलेटेड ही हम लोग देखेंगे कि पोंग लेक जो है इसका अन्य नाम क्या है। इसका अन्य नाम है महाराणा प्रताप सागर झील भी इसको बोलते हैं। ठीक है। ये एक बांध लेक है, मतलब बांध लेक का मतलब ये एक डैम लेक है। अभी मैं समझाऊंगा डैम लेक किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ये डैम लेक है पोंग वाली, ये किस नदी पर बनाई गई है। तो ये बनाई गई है व्यास। व्यास को बोलते हैं, ये आपका क्या हो गया, सर्कल। सर्कल में जो ये डायमीटर होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। तो जिसका व्यास बड़ा है वो चर्चा में रहती है। कुछ ऐसे ट्रिक से आप याद रखें तो याद रहेगा आपको। व्यास, पोंग लेक का व्यास बड़ा है इसलिए चर्चा में है, ऐसे कुछ याद रखें। ठीक है, ट्रिक से। अब ये समझते हैं कि डैम लेक बनती कैसे है। मान लो ये व्यास नदी जा रही है। ठीक है। तो आपने यहाँ पे डैम बना दिया। जब डैम बनेगा तो पानी रुकेगा। पानी रुकेगा तो एक तरफ तो पानी होगा ही नहीं, एक तरफ पानी रुक के पूरे फैल जाएगा। ये ऐसे गोल बन जाएगा बढ़िया सा। ठीक है। तो ये एक झील टाइप की बन जाती है। इसी को बोलते हैं हम लोग डैम लेक। ठीक है, बांध झील। और ऐसे ही इसका नाम रखा गया है महाराणा प्रताप सागर झील। इसी को नाम देते हैं हम लोग पोंग लेक, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट।
ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज अ रामसर साइट। इसको रामसर साइट भी रिकॉग्नाइज किया गया, घोषित किया गया 2002 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। अगला क्वेश्चन है पांग लेक का निर्माण, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस, बनाया क्यों गई है? सीधी सी बात है, और इरिगेशन सिंचाई के लिए, ठीक है, विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए बनाई गई है ये एक अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है। रिसेंटली किसने किया है? ये किया है स्पेन ने, ठीक है। इससे पहले किस कंट्रीज ने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है, फ्रांस ने भी किया है, यूके यूनाइटेड किंगडम ने भी किया है, ठीक है। तो इन्होंने, इन देशों ने रिसेंटली एड्रेस किया है कि टीनेजर्स का जो सोशल मीडिया यूज़ है उसको कैसे हम लोग रेगुलेट करें, ठीक है। तो एज वेरिफिकेशन और ऐसे करके कुछ सिस्टम इन्होंने लागू किए हैं, पढ़ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सिस्टम लागू किया है एज को वेरीफाई करने के लिए, तो यहाँ पे लिखा है एज वेरिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही दमदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तसल्ली से पढ़िए आप लोग। इसे पूछा जा रहा है कि यूक्रेन की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसके रेस्पेक्ट में कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला है, हम लोग पढ़ते हैं विकल्प को, यूक्रेन की कैपिटल कीव है। हाँ भैया ये है डायरेक्ट, ये सही है। आगे चलो। फिर इसमें पूछा जा रहा है सीमा किस किस देश से लगती है, ये भी देखेंगे हम जरा। एजोव सागर इसके दक्षिण में स्थित है, ये भी हम देखेंगे जरा। अभी पता नहीं कौन सा इसमें गलत है कौन सा ही है। और नीपर इसकी महत्वपूर्ण नदी है, ये भी हम अभी मैप से देखेंगे। और मैप से देखने के बाद इस प्रश्न को हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। पे आप देख लो मैप में, ये रहा यूक्रेन, ठीक है, और यूक्रेन की कैपिटल है कीव। तो पहला वाला ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया। दूसरा यहाँ पे ये चीज़ें देख लें, ठीक है, यहाँ पे डी साइलेंट रहेगा, नीपर रिवर है ये यूक्रेन के मिड से होके निकलती है बीचों बीच से। और एक नीस्टर रिवर भी है, आर फॉर रिवर यहाँ पे लिखा छोटा सा। तो नीस्टर नीपर रिवर इसकी मुख्य नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये भी आपका जो ऑप्शन हो गया सही हो गया। ये देख लीजिए, मैंने 2-3 मैप लगाए हैं आप लोगों के लिए ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। और सी ऑफ एजोव ये यहाँ पे साउथ में है, यूक्रेन के साउथ में, ठीक है। एजोव है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। और यहाँ, और सी ऑफ एजोव के नीचे क्या है? सी ऑफ एजोव के नीचे है ब्लैक सी, ठीक है। क्या है? ब्लैक सी, सी ऑफ एजोव उसके नीचे ब्लैक सी। तो ये रहा यूक्रेन, यूक्रेन के साउथ में सी ऑफ एजोव और उसके भी साउथ में ब्लैक सी, ठीक है। ये वाटर बॉडीज हैं यूक्रेन से लगी हुई, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज। इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं 7। बॉर्डरिंग कंट्रीज में ये हो गया आपका रसिया 1, बेलारूस 2, पोलैंड 3, स्लोवाकिया 4, 5 हंगरी, 6 नंबर पे रोमानिया और 7 नंबर पे मोल्डोवा। इनको याद करने की ट्रिक क्या है, बहुत अच्छे समझिएगा। सबसे पहले आपको ये पता है कि यूक्रेन और रसिया वॉर वर्सेस यूक्रेन रसिया वॉर चल रहा था। तो रसिया एक बहुत पावरफुल कंट्री है। रसिया को देखकर यूक्रेन का बीपी बढ़ गया, बी से बेलारूस एंड पी से पोलैंड। डन, ठीक है। ये 2 हो गए आपके कवर। अब इनको समझ लो, रो मो, मो फॉर मोल्डोवा, रो फॉर रोमानिया, रो से रोना और माँ से मुस्कुराना। यूक्रेन पहले मुस्कुरा रहा था, रसिया को देखकर वो रोने लगा, ठीक है। तो रो मो, ये 2 आपके कवर हो गए। 2 और 2 4 हो गए, एक तो रसिया है ही है, 5 हो गए। बस ये 2 बचे हैं। यहाँ से निकाल लो स्लो, स्लोवाकिया से निकाल लो स्लो, और हंगरी से निकाल लो हंगरी। रसिया को देखकर यूक्रेन की जो हंगरीनेस है, मतलब कि उसकी जो भूख है, वो क्या हो गई? स्लो, मतलब भूख उसकी गायब हो गई, टेंशन में आ गया बेचारा। तो इस तरीके से आपके कितने 7 के 7 बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। बीपी, रोमो, स्लो हंगरी और एक रसिया तो है ही है, तो आपको ये याद हो गए। अब एक लास्ट चीज़ यहाँ पे देख लें कि यूक्रेन जो है डिस्प्यूटेड एरिया इस टाइम पे चल रहा है, मतलब इस टाइम का मतलब 2-3 सालों से चल रहा है, ठीक है, रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ खास इस जो है प्लेसेस रहते हैं जो कि न्यूज़ में पूछे जाते हैं, जैसे कि डोनेस्क हो गया,
लुहांस्क हो गया, खारकोव हो गया, कीव इसकी कैपिटल ही हो गई। ये एक इम्पोर्टेंट खारकोव प्लेस है यूक्रेन का, याद रखिए। मैंने एक और मैप लगा दिया है ताकि और आपको समझ में आए। लविव, ठीक है, मरिपोल, डोनेस्क, लुहांस्क, खारकोव, खारकीव, खारकोव, ओडेसा, ये तो क्रीमिया है अंडर रशियन कंट्रोल। ये जितने भी रेड, डार्क रेड कलर है, ये सब रशिया के कंट्रोल में है। क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने यूक्रेन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। हाँ ये है भैया, करेक्ट है। आगे आ जाए फटाफट। यहाँ पे इसकी सीमाएं काला सागर, रूस, बेलारूस, जर्मनी, पोलैंड से लगती हैं? नहीं लगती हैं। सबसे लगती है बट के जर्मनी से नहीं लगती हैं, तो ये गलत है क्वेश्चन। अजूब सागर इसके दक्षिण में है, साउथ में है, बिल्कुल सही है ये। नीप इसकी महत्वपूर्ण नदी है। हाँ है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही नहीं था? तो आंसर इसमें हो जाएगा ये जो है क्वेश्चन वो ऑप्शन नंबर बी जो है, ये सही नहीं है क्योंकि इसमें जर्मनी आ गया। ठीक है, जर्मनी से इसकी सीमा नहीं लगती है। सो आंसर इज बी। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट इट इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के पूछ रहा है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 की है, बट 2026 में रिलीज हुई है, इसलिए चर्चा में है। भारत की रैंक इसमें क्या है, भारत की रैंक है 91 नंबर। ठीक है, 91 आउट ऑफ 182 कंट्रीज, 182 देशों में 91 नंबर पे है। तो करप्शन कम नहीं है अपने यहाँ, बहुत तगड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इस रिपोर्ट में, इस इंडेक्स में इंडिया का स्कोर कितना है? स्कोर है 39। कितना है? 39, याद रखिए, स्कोर पूछा जा रहा है आज। अगला क्वेश्चन है कि इस इंडेक्स में टॉप पे कौन है, कौन सा कंट्री टॉप पे है? प्रथम स्थान किसका है? डेनमार्क का है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंडेक्स है, ये कौन जारी करता है? ठीक है, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी की जाती है? और देखो यहाँ पे लिखा है प्रतिवर्ष, हर साल जारी होती है, ये भी पूछा जाता है। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, याद रखिएगा। ऑप्शन इज सी, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप न्यूज़ दे सकते हो। इंडिया रैंक इज 91st आउट ऑफ 182 कंट्रीज। यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर पे डेनमार्क, सेकंड फिनलैंड, 3 नंबर पे सिंगापुर। ठीक है, और रिलीज बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। नाउ हियर दिस इज द एंड पार्ट ऑफ द लेक्चर। अब है लास्ट क्विज में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर मैं बताता हूँ फटाफट, ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार ये कब चलाया गया था? 1984 में। तब पीएम थी इंदिरा गांधी जी। स्वर्ण मंदिर जो था उसमें कुछ पंजाब के कुछ मिलिटेंट, कुछ अलगाववादी सोच के लोग जो कि इंडिया को तोड़ने की साजिश में थे, उनको पटक के मारा था हमारी मिलिट्री ने, घुसकर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अंदर घुसकर। तो ये वही ऑपरेशन ब्लू स्टार है। और ऑपरेशन कैक्टस ये कब चलाया गया? ये 1988 में चलाया गया। इसके द्वारा हमारी जो है तीनों सेना, मतलब कि आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों ने मिलकर मालदीव की गवर्नमेंट को बचाया था, क्योंकि मालदीव में वहां पे तख्ता पलट होने वाला था। सरकार को गिराकर तख्ता पलट करने की कोशिश की थी, तो हमारे वहाँ की गवर्नमेंट को हमारे इंडियन फोर्स ने बचाया था। ठीक है, तो ये हो गया। और एक तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि एमआरआई जो मशीन होती है उसमें कौन सी वेव्स होती हैं? उसमें होती हैं रेडियो वेव्स, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी वेव्स? रेडियो वेव्स। आज का ये आपका एज अ होमवर्क क्वेश्चन है कि हरवाओं एक्सरसाइज जो है, मिलिट्री एक्सरसाइज सैन्य अभ्यास, ये किन दो देशों के बीच होता है? कमेंट सेक्शन में लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए।